हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल भाई लोग? मस्त। तो आज सारे इंजीनियर्स के लिए हम लोग बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर साइंस के लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी आ रखी है जिसका नाम है IBPSO IT ऑफिसर की। तो मींस हमारे पास कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रखी है। आप उसमें जॉब्स ले सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब है स्पेशली। बेसिकली होता क्या है कि बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती कि हमारे कंप्यूटर साइंस के लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारी पोस्टें निकालती रहती है। तो वो सारी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से बहुत लोग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी नहीं करते और ना फॉर्म भरते हैं ताकि उनको वो सारी अपॉर्चुनिटी मिल सके जो गवर्नमेंट उनको दे रही है एज अ इंजीनियर। तो उसी हिसाब से एक हमारा IBPSO एग्जाम भी होता है, उसमें भी हमारे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड IT ऑफिसर्स की जॉब लगती है, जिसके अंदर बहुत सारे फैसिलिटीज भी मिलती हैं। तो वो सारी चीजें मैं आज आपको कवर करूंगा इस वीडियो के अंदर। मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या रोल्स होते हैं, क्या हमारे पास, जैसे आपके पास ये पॉइंट्स दे रखे हैं कि क्या आप, पहले तो मैं आपको IBPSO क्या होता है, वो उसका रोल, जॉब रोल क्या है वो एक्सप्लेन करूंगा। फिर एग्जाम कब होता है ये मैं समझाऊंगा। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी मैं समझाऊंगा। और फिर उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और पेपर पैटर्न क्या होता है, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि ये IBPSO जो हमारा जॉब रोल है वो किसके लिए होता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, ये जो हमारे IT ऑफिसर की जॉब है वो हमारी बेसिकली गवर्नमेंट जितने भी हमारे बैंक्स होते हैं या कोई भी कॉर्पोरेट बैंक्स होते हैं उनके अंदर जो भी हमारी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, जो भी हमारे टेक्निकल स्टफ होते हैं, उन सबको जो हैंडल करना होता है। जैसे आप यहाँ पे पढ़िए क्या दे रखा है कि हमारा IT ऑफिसर इन अ बैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजिंग द कोर बैंकिंग सिस्टम। अब जैसे ये बैंकिंग सिस्टम होते कौन कौन से हैं, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे बैंकिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। एक है हमारा IT डिपार्टमेंट के अंदर जैसे हमारे जोनल ऑफिसर्स होते हैं, तो ये हमारे पास, जैसे इनके अंदर क्या होता है, कभी कभी हमारे पास कोई डेटा एंट्रीज को संभालना होता है, कोई एथिकल हैकिंग हो रखी है या किसी ने अटैक हो गया है तो उसको हम लोगों को कैसे टैकल करना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो भी हमारा बैंक के अंदर टेक्निकल स्टफ्स होते हैं वो सारी चीज़ों को जो मॉनिटर करता है, हैंडल करता है, ये सारी चीजें हमारे जो करते हैं वो इंजीनियर्स ही करते हैं, है ना। तो जैसे हो गया हमारा डिजिटल बैंकिंग हो गई, साइबर सिक्योरिटी सेल हो गया, डेटा सेंटर हो गया, IMS हो गया, रिपोर्टिंग टीम हो गई, ये सारे जो काम है वो सारी चीजें हमारे आते हैं IT ऑफिसर के अंदर, है ना। तो ये सारे काम आपको इस जॉब पोस्ट के अंदर करना पड़ेगा। जैसे हमारी जो सारी ये बैंक्स हैं जो इन सारे पेपर्स के थ्रू रिक्रूट करते हैं वो हमारे बैंक्स हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, है ना। यहाँ पे सारी लिस्ट आप देख लीजिए, यूको बैंक हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, जितने भी आपके हमारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हो गए या गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक्स हो गए, उनके अंदर जितने भी हमारे टेक्निकल सारी चीजें होती हैं वो सारी चीजें जो हमारा हैंडल करता है वो हैंडल करता है IT ऑफिसर, है ना। तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि जो IBPSO IT ऑफिसर की जो हमारे जॉब आई है वो किस रोल के लिए आई है। ये चीज़ समझ गए कि हमारी जो, अगर आपने ये पेपर निकाला तो आपका डेफिनेटली किसी अच्छे बैंक में एक एज अ IT ऑफिसर आपकी जॉब लगेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं कि हमारे पास इसके बाद क्या चीज़ है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि कौन कौन लोग इसके पेपर को दे सकते हैं, रिटन एग्जाम कौन कौन दे सकता है, ठीक है। फिर हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से हमारे रिटन एग्जाम में कितने प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले तो जो आपकी जॉब लगेगी वो लगेगी IT ऑफिसर की, अभी हम लोगों ने इसी पे बात किया। अब एज जो क्राइटेरिया है यहाँ पे वो दे रखी हुई है कि आपका 20 ईयर्स से, मतलब मिनिमम 20 ईयर होना चाहिए एंड मैक्सिमम आपका 30 ईयर होना चाहिए। मींस आपको 20 to 30 ईयर के बीच के अराउंड की एज है, देन आप एलिजिबल हैं यहाँ पे। अब हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे आपके पास 4 ईयर की BTech डिग्री हो गई या आपको टेक्निकल डिग्री कोई भी हो गई, किसी भी आपकी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होनी चाहिए बस। क्योंकि अगर IT ऑफिसर के लिए जॉब आई है तो ऑब्वियसली हम लोगों को जो डिग्री होनी चाहिए वो कंप्यूटर साइंस के लिए होनी चाहिए, या कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो ये सारी जो ब्रांचेस से आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो वो एलिजिबल हैं इस पेपर के लिए। सेकंड में आपके साथ साथ में, मतलब ये तो आपका BTech के लिए हो गया, और साथ साथ में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा हुआ है, मींस आपका अगर पोस्ट ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रखा है, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में हो रखा है, या इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रखा है, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में हो रखा है, या फिर अगर आपका कंप्यूटर साइंस, देखिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं। तो ये सारे अगर पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो आप इस पेपर के लिए एलिजिबल है। अदरवाइज अगर इन दोनों क्राइटेरिया आपकी नहीं मीट हो रही है, मगर आपने अगर DOEACC B लेवल का पेपर
क्लियर कर रखा है, उसका सर्टिफिकेशन आपके पास है, तो आप इस सर्टिफिकेशन के थ्रू भी आप इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप ये तीनों मीट कर रहे हैं तो आप आगे के वीडियो देखिए कि इसमें हमारे पास जो पेपर पैटर्न होता है वो कैसा होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है एंड पेपर पैटर्न क्या है। तो पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये जो पेपर पैटर्न है वो 3 फेज में होने वाला है। तो पहला हमारा होता है प्रीलिम्स, सेकंड होता है हमारा मेंस एंड थर्ड हमारा होता है इंटरव्यू, है ना। तो ये सारी 3 प्रोसेस के अंदर में होता है। सबसे पहला जो ये प्रीलिम्स होता है वो हमारा क्या होता है, जनरल पेपर टाइप्स होता है। अभी मैं बताता हूं इसके अंदर क्या आता है। मेन जो होता है वो आपका जो सॉफ्टवेयर से जैसे जो भी आपने बीटेक में पढ़ रखा हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स पढ़ रखे उससे रिलेटेड यहाँ पे एग्जाम होता है। एंड थर्ड इंटरव्यू आप जानते हैं जनरल हमारा होता है, किसी भी चीजों से किसी भी वर्टिकल्स में पूछा जा सकता है। तो अब आ जाते हैं कि प्रीलिम्स में कैसा पेपर पैटर्न होता है, क्या उसका हमारा प्रोसेस होगा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट्स में हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है हमारा इंग्लिश, ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 50 और वो जो मैक्सिमम मार्क्स कैरी करेंगे वो 25 मार्क्स के कवर करेंगे, ठीक है। और आपको इसके लिए ड्यूरेशन मिलेगी 40 मिनट्स की। मींस आपको हर एक पेपर का स्टेज होगा जिसमें आपको पर्टिकुलरली एक सेक्शन के लिए फिक्स टाइम मिलेगा, जैसे आपको इंग्लिश में 40 मिनट्स मिलेगा, ठीक है। देन हमारा सेकंड आता है रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। मींस हमारा जो इंग्लिश का पर्टिकुलर एक जो क्वेश्चन का पेपर होगा उसका जो मार्क्स होगा वो हमारे पास हाफ मार्क्स का होगा, ठीक है, विदाउट नेगेटिव मार्किंग है ये पूरा पेपर, ठीक है। और जो रीजनिंग है उसके लिए आपको 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स आपको कैरी कर रहा होगा और इसके लिए आपको क्या मिलेगा, 40 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। देन आता है हमारा जनरल अवेयरनेस, मींस हमारा जीके, है ना। तो वो उसके भी 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स का होगा एंड इसके लिए आपको 40 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। तो मींस हर एक सेक्शन के लिए आपको 40 मिनट्स मिलेंगे। अगर आप टोटल करेंगे तो यही आपका आ जाएगा 120 मिनट्स आ जाएगा, ठीक है। तो आपका टोटल क्वेश्चंस जो हो गए, जो हमारा प्रीलिम्स में होगा वो 150 होगा। टोटल क्वेश्चन जो मार्क्स जो कैरी करेगा वो 125 हो गया क्योंकि इंग्लिश 25 मार्क्स का है। एंड हमारा जो टोटल टाइम मिलेगा वो आपको 120 मिनट्स का मिलेगा। तो ये ओवरव्यू हो गया आपका प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। अब आ जाते हैं कि जो हमारा सेकेंड फेज में जो भी यहाँ पे इसका कट ऑफ पार कर लेगा, है ना, अगर आपने इसका कट ऑफ पार कर लिया देन आप यहाँ पे मेंस का पेपर देंगे, ठीक है, तब आपका मेंस का पेपर होगा। तो मेंस के पेपर में देखिए बेसिकली वही सारी चीजें हैं जो आपने बीटेक में पढ़ रखा है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, पहले तो आप ये समझिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना आएंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे जो 60 मार्क्स कैरी करेंगे एंड आपको इसके लिए 45 मिनट्स मिलेगा। तो थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है एंड बट आप ये मान के चलिए अगर आपकी स्पीड अच्छी है, क्वेश्चन की सॉल्विंग स्पीड अच्छी है, साथ में आपका जो नॉलेज है वो भी बढ़िया है एंड आपके साथ साथ जो भी कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, वो आप एकदम बेसिकली मतलब ऑन द टिप्स हैं, तो फिर आप इसमें टोटल 60 आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट मिनिमम अगर आपको कवर करने हैं ना, तो अगर इफ आप 45 प्लस क्वेश्चन आप इसमें गैदर कर लेते हैं तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि थोड़ा सा आप सेफर साइड में है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं कि इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो एक सब्जेक्ट जो मैं आपको बताता हूं मेन इंपॉर्टेंट है वो कंप्यूटर नेटवर्क है। देन आपका डीबीएमएस आता है, ठीक है, डीबीएमएस, और हमारा आता है ओएस, ठीक है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, हमारा एमएल होता है, एआई भी थोड़ा थोड़ा पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे जितने भी आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं जो भी आपने बीटेक में पोस्ट ग्रेजुएशन में इन सब में पढ़ा था, वो मेजरली आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट करने के लिए सेकंड पेपर होता है। और जो भी मेंस क्लियर कर लेता है तो उसकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है हमारे इंटरव्यू पेपर के लिए, ठीक है, इंटरव्यू एग्जाम के लिए। तो आपका इंटरव्यू आपको शेड्यूल होगा, जो भी आप जैसे भी कट ऑफ क्लियर करेंगे उसकी मेरिट बनेगी, उस हिसाब से आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। अब मैं एक और चीज बता देता हूं आपको कि जो हमारा मेंस पेपर होता है उसका 80%, ठीक है, एंड जो हमारा इंटरव्यू होता है इसका 20%, इन दोनों का मिला के जो हमारे पास फाइनल मेरिट बनती है, मतलब फाइनल सिलेक्शन जिनका होता है, वो हमारा वेटेज होता है 80% ऑफ मेंस एग्जाम एंड 20% ऑफ इंटरव्यू एग्जाम, ठीक है। तो आप ये भी मत समझिएगा कि अगर आपके इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं एंड मेंस में अच्छे एग्जाम मार्क्स आ रहे हैं और इंटरव्यू में थोड़े कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया है। दोनों का फाइनल मेरिट मिलती है मेन से और इंटरव्यू से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो अब बात कर लेते हैं कि हमारा कि ये हमें पेपर के लिए
प्रिपरेशन करनी कैसे चाहिए, क्योंकि हमने एग्जाम नोटिफिकेशन तो दे दिया आपको कि ये चीज़ें हैं, बट आपको क्या क्या कैसे कैसे फॉलो करना है, क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको एक रोड मैप देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले तो आपको पूरा सिलेबस गो थ्रू करना है, जो भी डिटेल सिलेबस है उसको कवर करने की आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपका वो पेपर, क्योंकि अगर सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है तो आप पेपर में करोगे कैसे। सोचिए कि अगर कोई आपको अच्छी रैंक चाहिए तो जब तक सारे सब्जेक्ट्स को आप जान नहीं रहे होंगे तब तक कहाँ से आप कोई भी पेपर को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप सोचिए जैसे मेरा मेंस में 65 क्वेश्चंस थे, ठीक है, 65 में से जो आप पढ़ के गए हैं वो सिर्फ 40 क्वेश्चंस ही आप कर पा रहे हैं, और उसके आगे जो आपके जितने भी 25 क्वेश्चंस बचे हैं वो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कभी इस एग्जाम को क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले आप सिलेबस को जानिए, उसको कंप्लीट करिए, एग्जाम पैटर्न समझिए कि क्या क्या है। सेकेंड स्टेज जब आती है वो हमारी आती है कि हमें अपने नॉलेज को प्रोफेशनली कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पे ही करेंगे, क्योंकि आपकी जो जॉब रोल है वो भी थोड़ी प्रैक्टिकल है ना। तो इसलिए आपको जैसे मेन जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया, नेटवर्किंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, AI हो गया, है ना, तो ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहेंगे, देन तभी आप पेपर में भी और इंटरव्यू में दोनों में अच्छा कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको डिटेल वो देखना है आपका सिलेबस क्या है, देन आपको वो सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से पकड़ बनानी है जो कि आपको इंटरव्यू में भी और मेंस में भी अच्छे से आपको मिलेगा। फिर इन सब के बाद जब ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तब आपको आना है मॉक टेस्ट देने, कि आपको मॉक टेस्ट जो भी है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 एग्जाम होने हैं, प्री मेंस है ना, तो दोनों एग्जाम के जब आप मॉक दोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरी प्रिपरेशन क्या है, मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ। तो थर्ड जो स्टेज आती है वो हमारी आती है मॉक देने की, ठीक है। तो आपको मॉक्स देने, उसके बाद बहुत लोग क्या करते हैं कि मॉक देते हैं, बट वो मॉक दिया, नंबर देगा, उसके बाद नेक्स्ट मॉक में मूव कर जाते हैं। जबकि आपको क्या करना चाहिए, जो मॉक आपने दिया है उसका जब तक डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे, वीक वाइज, ठीक है, या फिर डेली वाइज, ठीक है, वो सारी चीज़ें जब तक नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आपकी प्रिपरेशन लैग कहाँ पे हो रही है। तो मींस आपको मेन ज़्यादा नंबर ऑफ मॉक्स पे ध्यान नहीं देना है, आपको जो ध्यान देना है वो ये देना है कि हमारा कितने मॉक पे मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, और वो नेक्स्ट मॉक में वो गलती रिपीट हो रही है या नहीं हो रही। इसी चीज़ को कहते हैं कि एनालाइज करना है, ठीक है। जब ये एनालिसिस हो जाएगी आपकी, देन आपको समझ में आएगा कि आपके कौन से वीक एरियाज़ हैं, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, कहाँ पे आपको कमांड और अच्छी करनी है। तो वो सारी चीजें आपकी आएंगी लास्ट रिवीजन से। तो वो आपको मॉक के थ्रू जो रिवीजन आप करोगे लास्ट स्टेज पे आके, वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियरी होगा, और यही आपको अच्छी रैंक या फिर सिलेक्शन, है ना, उसके लिए आपको बनाएगा बेटर कैंडिडेट। ओके, तो फिर आप ये समझो कि हमारे पास ये 5 स्टेज अगर आपने प्रॉपरली फॉलो कर ली, पहला सिलेबस, सेकेंड नॉलेज, थर्ड मॉक, फिर एनालिसिस एंड देन लास्ट फाइनल रिवीजन, तो ये 5 जो आपके टोटल स्टेजेस हैं, इसको फॉलो करिए तो आपके पास गवर्नमेंट IT ऑफिसर की जॉब होगी ही होगी। तो होप करता हूं कि पूरी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, जो भी डिटेल नोटिफिकेशन है इसके बारे में आप समझ गए होंगे, ठीक है, प्रोसेस भी समझ गए हो, क्या पेपर पैटर्न होता है ये भी आपको समझ में आ गया है। बस अब आप लग जाइए अपनी प्रिपरेशन में, सिलेबस निकालिए, ढूंढिए कहाँ पे क्या होने वाला है। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि आपको अगर टेंटेटिव डेट चाहिए तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम ये मान सकते हैं कि जो प्रीलिम्स की डेट है वो हमारी आती है 29 अगस्त के आसपास आएगी। अभी ये टेंटेटिव है, इसका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर आपका वो आएगा, ब्राउचर आएगा, उस पर आपको फिक्स डेट पता चल जाएगी। और जो हमारा मेंस का पेपर होगा वो 1 नवंबर के आसपास होगा, है ना। तो इसीलिए मैंने ये लास्ट में बताया, क्योंकि अभी टेंटेटिव आया हुआ है, कोई अभी फिक्स मत मान लेना कि हाँ 29 ऑफ अगस्त या लास्ट ऑफ अगस्त में होगा या 1 ऑफ नवंबर में मेंस होगा, ठीक है। तो बट आप इसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए कि हाँ इसके अराउंड मेरे सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, ताकि अगर पेपर इसी के अराउंड होता है तो मैं कहीं पे लैग ना कर रहा हूँ, ठीक है। तो होप करता हूँ सारा चीज़ें आपको समझ में आया होगा। तो इसी अच्छे नोट के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ, बाय बाय।